नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। देश में वोट बैंक की राजनीति चरम पर है और चरम पर इसलिए क्योंकि लगातार जातिवाद के आधार पर बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जातिवाद को संरक्षित कर सामंजस्य के प्रयासों को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया है बल्कि इससे नफरत और गहराती जा रही है। बहरहाल, विकसित होते भारत में जातीय नफरत की घटनाएं अफसोसजनक हैं। वो चाहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले की बात हो या फिर बिहार के कटिहार में हुए संघर्ष का मामला। ताजा घटना यूपी के बदायूं से सामने आई, जहां शुक्रवार देर रात जो हुआ वो कतई उचित नहीं है। दरअसल अभद्र टिप्पणी के आरोपित देवेंद्र उर्फ गुड्डू को शुक्रवार को जमानत मिली थी और इस पर जश्न मनाते हुए भीम आर्मी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो टकराव देखने को मिला। खबर से रूबरू कराते हैं। आप पहले रिपोर्ट देखिए, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। बदायूं में जातीय टकराव से तनाव, अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को जमानत मिलने पर जश्न। भीम आर्मी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। मारपीट और फायरिंग से दहशत में लोग। आरोपित देवेंद्र उर्फ गुड्डू की जमानत के जश्न में बवाल। सड़क पर उतरी भीम आर्मी, चली गोलियां, महिला घायल। देवी देवताओं और सवर्णों पर अभद्र टिप्पणी के आरोपित देवेंद्र उर्फ गुड्डू को शुक्रवार की शाम जमानत मिल गई। इस पर जश्न मनाते हुए भीम आर्मी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो टकराव हो गया। गुड्डू के समर्थन में भीम आर्मी के लोग एकत्रित हुए। गुड्डू को कार में बैठाकर गाना बजाते हुए जुलूस के रूप में कस्बा दप्तोरी पहुंचे। रेलवे स्टेशन और चौकी के पास खड़े होकर नारे भी लगाए। धीरे धीरे दोनों पक्षों के लोग एकजुट होने लगे। रात करीब 8 बजे जुलूस में आतिशबाजी और फिर तनातनी शुरू हुई। आरोप है कि भीड़ ने कुछ लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। मेरा नाम सनी चौहान है। मैं दफ्तरी ग्राम का रहने वाला हूँ, तहसील बिसौली, जिला बदायूं। और हमारे यहाँ पे जो गुड्डू अम्बेडकर उर्फ देवेंद्र, जिसकी आज रिहाई हुई थी, उसके बाद में इन लोगों ने जय भीम के नारे लगाते हुए हमारे गली में आए थे। मेरा घर इन लोगों के घर के जस्ट बगल में है, इनके मोहल्ले में है। ये गली में नारे लगाते हुए आए थे, आके हमारे गेट पर रुके थे। हमने इनसे पूछा था आप गाली क्यों दे रहे हो, तो इन्होंने गाली करने के बाद में विवाद किया था। विवाद करने हाथापाई करने लगे थे। लाठी, डंडे और तमंचे इनके हाथ में थे। इन्होंने हमारी माँ को मारा था और कान से कुंडल और गले की लर भी निकाल के ले गए थे। और जो है हम इसके बाद में जो है घर में अंदर जाके तोड़फोड़ की है इन्होंने, और घर के सब तोड़फोड़ हो रखी है। बाइक खड़ी थी वो भी सारी तोड़ दी है। और इन्होंने जो काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है। सिर यहाँ से पूरा फटा हुआ है माता जी का हमारी, और हाथ में चोट आई है काफी। और घर में जो लेडीज थी उनको भी और को भी मारा है। कुंडल और लर जो गले में थी वो भी ले गए थे निकाल के। कान चिरे हुए हैं यहाँ से। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, हवाई फायर भी हुई। एक महिला को चोट आई, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सवर्णों का आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों ने उनके लिए अभद्र शब्द कहे। बाद में कुछ घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। तो वहीं देवेंद्र पक्ष ने आरोप लगाया कि करणी सेना ने कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला किया, उन्हें नामजद तहरीर दी है। देर रात तक दोनों पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के अंतर्गत 26 जुलाई को धर्मेंद्र उर्फ फौजी, जो ललुआ नगला निवासी हैं, इनकी दुकान दफ्तौरी चौराहा थाना बिसौली में है, ने तहरीर देकर थाना बिसौली पर देवेंद्र उर्फ गुड्डू के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट तथा जातिगत फेसबुक पर जातिगत टिप्पणी का अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें देवेंद्र उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज जमानत के बाद देवेंद्र उर्फ गुड्डू पक्ष के आशीष और 10-12 लोग दफ्तौरी चौराहे पर पुनः आकर के साइंग नारेबाजी करने लगे और जातिगत टिप्पणी किए। दूसरे पक्ष के लोग भी इकट्ठे हुए, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट, पत्थरबाजी और कहासुनी हुई, जिसमें एक पक्ष की एक महिला को सर में चोट आई है, जिसका इलाज स्थानीय पीएचसी पर कराया जा रहा है और उसको
मामूली चोट है, उसके बाद उसको घर भेजा जाएगा। इस संदर्भ में पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। कस्बा दबतोरी में 2 दिन पहले आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ था। करनी सेना और राष्ट्रवादी प्रताप सेना के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में बिसौली कोतवाली का घेराव किया था। उनका आरोप था कि देवेंद्र उर्फ गुड्डू ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर वीडियो प्रसारित किया। इसका विरोध करने पर मारपीट की गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जनहित में आज मसला जातीय बैर को लेकर, क्योंकि ये जो खाई है वो बहुत गहरी होती जा रही है और इस खाई में न जाने कितने समा जाएंगे, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है और इसीलिए जनहित में ये मसला उठाया गया है। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि बिसौली का ये जो मामला सामने आ रहा है, अभद्र टिप्पणी करने वाले गुड्डू की जमानत होती है और भीम आर्मी के कुछ समर्थक होते हैं जो समर्थन करते हैं और वो गुजर रहे होते हैं, जातीयगत टिप्पणी करते हैं और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक महिला भी इसकी शिकार हो जाती है, एक महिला जख्मी हो जाती है। यहाँ पर जातिवाद इतना क्यों हावी होता जा रहा है और इसी बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं राम गोपाल जी, नेता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अब से कुछ ही देर बाद और भी मेहमान जुड़ेंगे। राम गोपाल जी, रुख आपका कर लेते हैं। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देखा जाए तो जातीय बैर आखिर क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? ये हमारा भारत देश शुरू से ही वर्ण व्यवस्था में बटा रहा है। वर्ण के आधार पर जातियां बनाई गई हैं। इसमें कुछ जातियों को ऊंचा माना गया है, कुछ को नीचा माना गया है। ये जो विसंगति है, इसी के आधार पर आज जो द्वेष भावना पैदा हो रही है, मानव मानव का दुश्मन बना हुआ है, इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। रोजाना मारपीट हो रही है, हत्या हो रही है। यहाँ तक कि हमारे भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर भी इस जातीयता दुर्भावना के कारण, हीन भावना के कारण उनके ऊपर भी अभी 28 जून को देवबंद में जानलेवा हत्या का प्रयास किया गया। तो जो आप बात कर रही हैं जाति हिंसा, तो जाति हिंसा तो आज से नहीं है, ये बहुत पुराने समय से है और इसको खत्म करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काफी प्रयास किया, संघर्ष किया और ये ये चीजें गवाह भी हैं समाज के लिए देखा जाए तो और समाज में। लेकिन अब जो पिछले अरसे में या ये कहा जाए जो पहले देखने को मिलता था, एक जो भेदभाव निकलकर सामने आता था, मुझे लगता है अब लोग इससे काफी उबर चुके हैं और ऐसा लगता था। हालांकि अभी जो तस्वीरें सामने आती हैं उससे हम कतई ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ऐसा है, क्योंकि अभी भी ये भेदभाव की खाई बहुत गहराती जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये 2014 से पहले तक ये बहुत कम हुआ था, लेकिन 2014 के बाद में जो लोग सत्ता में हैं, उनकी जो सोच है वो बहुत ही पुरानी सोच है। वो एक बहुजन समाज जो कि बहुतात में 85% है, वो उसको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। तो 2014 के बाद में ये जाति भावना ज्यादा शुरू हुई है। वो जो छोटी जात को जो वो कहते हैं कि ये लोग छोटी जाति के हैं, वो उनका ना तो मान सम्मान करना चाहते हैं, ना उनको बराबरी का हिस्सा उनको देना चाहते हैं और ना वो उनको कोई विकास के रास्ते में चलता हुआ वो जो है नहीं देखना चाहते। दूसरा उनका ये प्रयास है कि वो इस समाज को शिक्षा से भी दूर करें। तो धीरे धीरे करके वो शिक्षा से भी दूर कर रहे हैं। ठीक बात, आपके पास वापस लौटते हैं। एक तरफ ये बात निकलकर सामने आती है कि शिक्षित होना चाहिए हर एक व्यक्ति को, वहां पर किसी भी तरीके का जातीय आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर भी इसी इरादे से कहा जाए या इसी सोच के साथ कहा जाए, उन्हें उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। इसके बाद अभी भी ये जो जातिवाद की खाई है,
ये समाज के लिए घातक साबित होती जा रही है। देखा जाए तो हर एक शहर, हर एक गांव इस जातीय संघर्ष की जद में आता जा रहा है और ये खाई कैसे मिटेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक नफरत का बीज बोता हुआ नजर आ रहा है। जातीय विसंगति जो है वो फैलती नजर आ रही है और इसके पीछे हम किन लोगों को जिम्मेदार माने जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं। जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं कि हम ही समाज के ठेकेदार हैं, ये उन लोगों की गंदी सोच है। इस प्रकरण को ही अगर हम देखें तो इसमें जो रील बना के गुड्डू अम्बेडकर ने डाली है उसमें ये साफ उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को अगर वो हिंदू समझते हैं तो इनके साथ अपनी बहन बेटी का संबंध करना शुरू करें। इसमें कोई गलत बात नहीं की, एक नहीं हजारों लाखों उदाहरण हैं कि जो भी चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो, उनके जो भी आईएएस आईपीएस है उनके घर में ठाकुर समाज से भी बहुए हैं, ब्राह्मण समाज से भी बहुए हैं, वैश्य समाज से भी बहुए नहीं, हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि महिलाएं ऐसे देखा जाए ऐसे जातीय बैर का शिकार होती हैं और जबकि ये कहा जाता है कि महिला की कोई जाति नहीं होती है। महिला जिस जाति में जाती है उस जाति की हो जाती है, उस धर्म की हो जाती है, उस मजहब की हो जाती है। और ये जातीय बिखराव और ये जाति जो बिखराव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। मैं खाली बोलता हूँ, ये जो जाति पात और जो भी ये उद्गान मच रहा है भारतवर्ष में, ये खाली राजनीतिक पार्टियों के लिए, ये अपने वोट बैंक के लिए किसी चीज को भी बढ़ा सकते हैं। महिलाओं को देखिए, आज मणिपुर को लेकर चला था लेकिन वो राजस्थान और बंगाल की बात लेके आज रास्ते में उतर गई, बीजेपी उतर गई, तो कांग्रेस उतर जाती है, कभी कोई उतर जाता है। इससे हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री साहब हर चीज में ये दावा करते हैं कि महिलाओं की हम रक्षा करेंगे, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनको उनकी पार्टी ने ऐसा बना दिया है कि वो हर चीज उनकी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, चाहे वो गलत है या नहीं सही है। क्यों? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको एक पार्टी का पक्ष लेके, अगर वो नेता है तो भी उनका पक्ष लेके नहीं चलना चाहिए। आज ये जातिवाद जो है फैलाया हुआ उन्हीं के कारण है। परिवारवाद को उन्होंने खत्म करने की चेष्टा की, परिवारवाद खत्म हो गया। देश में देखिए, आज आप एकल परिवार नहीं रह गया है, आप एक दूसरे को संबंध नहीं लेना चाहते, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की लड़ाई करवा रहे हैं। ये सब राजनीति है मैम। राजनीति के कारण से ये सारा बंटवारा आप देश में हो रहा है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश की बुराई करता है। जो दल है जिसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अनिल शर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखा जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं, भाई भाई जैसे स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ ये जातिवाद की जो खाई, जो बैर है, ये इस रूप में सामने आ जाता है कि ये बता देता है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, हम अलग हैं। क्या ये समाज के भिन्न भिन्न अंग हैं? क्या इस बात से इस एग्री किया जा सकता है कि ये है तो एक ही समाज में रहने वाले, ये अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं, लेकिन ये खाई इतनी गहराती और राजनीतिक दल, जैसा कि हमारे दर्शक जुड़े हुए थे, आपका रुख करेंगे राम गोपाल जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राजनीतिक दल हैं वो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीतिक दल इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और जिसमें अनम्यूट करिएगा। राम गोपाल जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, सुन पा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं जी। बिल्कुल, इन्होंने सत्य कहा है, राजनीतिक दल पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और इसके लिए खासकर जो आज भारतीय जनता पार्टी है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो चाहे तो जातिवाद को तुरंत खत्म कर सकती है। जैसे अभी पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आज रात को 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। वो अगर ये कहते आज रात को 12 बजे से देश में कोई जाति अनम्यूट करिएगा जी।
आसानी से खत्म की जा सकती है, लेकिन ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जातिवाद को ये कभी खत्म नहीं करेंगे और जातिवाद में बांट करके ये जो है सत्ता पर काबिज बने रहना चाहते हैं। यही इनकी सोच है। इसीलिए भारत से तो मैं जाति समझता के नाम पर अगर विभाजन होगा समाज का, तो ये तो राजनीति के लिए भी घातक सिद्ध होने वाला है। कभी जाति के नाम पर वोट बैंक समेटना, कभी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। उमेश जी, आपको सुन पा रहे हैं। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कर सकते हैं और अपनी कम करने के बाद अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि जो जातिवाद का ये जहर है ये बहुत ज्यादा घुलता जा रहा है। जगह जगह जाति के नाम पर वोटें पड़ रही हैं। समाज में कोई विकास नहीं हो रहा है। जातिवाद की वजह से ये सब हिंसक घटनाएं हो रही हैं और यहाँ तक कि ऑफिसों में भी जातिवाद घुस गया है। ये इस जाति का है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये शेड्यूल कास्ट है और ये सब है। सब शेड्यूल कास्ट मिलकर बनिए को नुकसान बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इस जात की वजह से मेरा 15 लाख रुपया मर गया है। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि आए दिन जो ऐसे अब बिहार के बाद यूपी में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बदायूं को जो ये मामला सामने आया, जातीय टकराव को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को जमानत मिलने पर जश्न जैसा माहौल। भीम आर्मी के कुछ समर्थक थे जो समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे और जातिगत टिप्पणी की जाती है और इसके बाद यहाँ पर गोलियां चल जाती हैं, एक महिला घायल हो जाती है। माहौल भयभीत हो चुका है, दहशत में लोग हैं। लेकिन और ये इस कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो इस खाई को कैसे भरा जाए इस ओर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए सभी तैयार हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अनिल शर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक पार्टियां आखिर कब तक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति करती रहेंगी और इस तरीके से समाज को बांटने का काम करती रहेंगी? क्या यही मकसद रह गया है राजनीतिक पार्टियों का, बिखराव करना, समाज का बिखराव जातिगत आधार पर? सोनी जी, जी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, कांग्रेस ने कभी भी जाति और धर्म की राजनीति की नहीं की है। कांग्रेस ने हमेशा बात की अगर तो सर्वधर्म संभाव की बात की, एकता सद्भावना की बात की, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात की। कांग्रेस ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की और यही वजह है कि कांग्रेस समय के बहाव के साथ जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं उनके बहाव के साथ नहीं रही, अपने पुराने धुरी पर रही और सामंजस्य बनाते हुए सभी की एकता सद्भावना की बात करते हुए चली। और इसी वजह से बहुत सी जगह पर कांग्रेस पिछड़ी, क्योंकि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं राजनीतिक परिदृश्य को, आप देखिए हर जाति के अलग अलग नेता तैयार और वो जातिगत राजनीति करते हैं और यही वजह है कि ये देश और प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। जब हम धर्म और जाति की राजनीति करेंगे, राष्ट्रीय भावना से अलग हटकर अगर राजनीति का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि देश का कहीं ना कहीं नुकसान होना है। और वही वजह है कि आप देख लीजिए कि कहीं भी कभी भी इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जाति धर्म के नाम पर। एक लंबे समय से जब से ये जातिगत मामले ज्यादा चले हैं तब से ये मामले ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का, शासन का लॉ ऑर्डर इस पर बिल्कुल पूरी तरह फेल है। अब देख लीजिए छोटी छोटी घटनाएं इस प्रकार की हो जाती हैं जिन पर जो है सोच नहीं सकते। घरों में, पड़ोसियों में इस प्रकार बेमनस्ता पैदा हो गई है जाति धर्म के नाम पर। और सबसे बड़ी
कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी अन्य जातियों के नाम पर जो बेमनस्ता राजनीतिक दलों द्वारा फैलाई जा रही है, तो निश्चित है कि देश का कहीं ना कहीं ठीक है। अनिल जी, आपका वापस से रुख करते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे तो अपनी बात पूरी करिएगा। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदन में खड़े होकर के 135 साल पुरानी पार्टी का अध्यक्ष जब ये कहता है कि मैं दलित हूँ और मेरा माइक बंद कर दिया गया, बड़ा दुख हुआ। मुझे इतना दुख हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। ये दलित कह रहे हैं, कितने करोड़ की इनकी संपत्ति है, पूरा राष्ट्र जानता है, फिर भी अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने में पीछे नहीं हटते। वहीं इन्हीं के पार्टी कन्हैया कुमार ने कल क्या कहा, कल इतना दुख भरा बयान दिया जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री, इसकी 2 आंखें हैं और गधे की भी 2 आंखें हैं। इस प्रकार से उसने तुलनात्मक व्यंग कसा। ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत दुख का विषय है। हमारे राजनेता इस प्रकार से बोलते हैं, ऐसे राजनेताओं को बिल्कुल थाने के हवाले करना चाहिए और उनके ऊपर 307 की डिग्री, 30 डिग्री भी नहीं, 307 की डिग्री से आपकी जो नाराजगी है वो जायज है, क्योंकि हर कोई एक राजनेता को एक लीडर के तौर पर देखता है, एक प्रतिनिधित्व करता है एक राजनेता, और जाहिर सी बात है चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उसके द्वारा बोला गया एक एक शब्द, एक एक वक्तव्य बहुत मायने रखता है। लेकिन राजनीति जो है, राजनीति की जो भाषा है वो अमर्यादित हो चुकी है। हमारे गिरीश दर्शक जुड़ चुके हैं। अगले दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, कोई भी हो, किसी के लिए ये नहीं कह सकता है कि मेरे से शादी करवाओ अपनी लड़कियों की, बेटियों का। अगर जिसने ये कहा, ये गलत कहा, समाज में हिंसा के लिए वो जिम्मेदार है। दूसरी बात, मैं देश की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जितने भी संगठन हैं देश में, चाहे वो आज बने चाहे कल बने, इन सबका पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके हिसाब किताब के लिए कानून बनावे और सबका जो है लेखा जोखा सार्वजनिक करावे। देश में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा कराने की साजिश विदेशियों द्वारा रची जा रही है। सरकार सावधान हो जाए, अपनी इंटेलिजेंस को सतर्क करे, हर एक संगठन के पैसे का हिसाब किताब ले। ये जाति धर्म के नाम पर देश में बहुत बड़ा बवाल कराने की साजिश हो रही है, इस पर विशेष तरफ से केंद्र सरकार सजग हो और ध्यान दे, हमारी यही प्रार्थना है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। और साथ ही जो ये बात निकलकर सामने आई कि आप शूद्र, दलित या पिछड़ा वर्ग में आप अपनी बेटियों की शादी करा दीजिए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं झांसी से, कैलाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा ये कहने का मतलब है कि कुछ जो राजनीतिक दल है ना, जो पार्टियां, इनने जातिवाद में हम लोगों को बांट दिया है, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, कहीं कुछ। सबसे पहली बात यह है कि जैसे कोई कहता है कि MY फैक्टर मुस्लिम यादव, कोई कहता है MD फैक्टर कि मुस्लिम और दलित। तो ये भाजपा तो नहीं कहती ना MY फैक्टर, वो तो हिंदू सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो तो उसी पे भरोसा रखती है ना भाजपा पार्टी। तो भाजपा को क्यों बदनाम किया जाता है, मेरा ये कहने का तात्पर्य है। जो पार्टियां यही तो कर रही है कि दलित, अगड़ा, पिछड़ा, भाजपा तो नहीं कर रही कहीं से। वो तो हिंदुत्व का काट के, तो हिंदू में तो सभी आते हैं, कहना चाहिए अगड़ा पिछड़ा कोई भी हो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन भाजपा को बदनाम करते हैं लोग। उससे अच्छी जबकि योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री ना हुआ है, ना ऐसा कभी होगा। ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं जो अगर किसी ने कराई है तो कराई जरूर होंगी किसी राजनीतिक दल ने। ऐसा नहीं है उसने अपना स्वार्थ ढूंढने के लिए, उसका स्वार्थ पूरा हो। ठीक है, आपका कहना है कैलाश जी कि राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और स्पेशली बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हर एक व्यक्ति की देखा जाए तो अपनी राय है और ये दर्शक हैं हमारे जो ये राय साझा कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। आपकी बात अधूरी रह गई थी और साथ ही दर्शक का सवाल भी आप सुन रहे होंगे, जो राय साझा की दर्शक ने, क्या कहेंगे? सोनी जी, मैं एक बात बताऊं आपको, राजनीति में बहुत सी बातें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, वो ये साबित करना चाहती है कि हमने अपराध और अपराधियों को इस प्रदेश से खत्म कर दिया है।
लेकिन अगर अपराध और अपराधियों को खत्म कर दिया है तो भाई ये बताइए कि आए दिन के अपराध क्यों हो रहे हैं? कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? पुलिस प्रशासन बिल्कुल पूरी व्यवस्था फेल है क्या? सिपाही और दरोगाओं को केवल इस ड्यूटी पर लगा दिया कि चौराहे पर खड़े होकर बाइक और कारों के फोटो खींचे और केवल चालान की प्रक्रिया तक ही सीमित रह जाए, या कानून की व्यवस्था को कहीं कायम करने में भी ये विश्वास रखते हैं? देखिए, और ऐसी व्यवस्था है, अभी आपको याद होगा करणी सेना वो आपके भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर प्राणघातक हमला होता है, ठीक है? उस स्थिति में एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर प्राणघातक हमला होता है और प्रशासन शासन मौन रहता है और उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराता है, जबकि एक व्यवस्था होती है अगर किसी तरह के राजनीतिक व्यक्ति के साथ ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति में किसी का पक्षधर नहीं है, कानून की व्यवस्था के मामले में बड़ी सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने युवा नेताओं को, शहर के पदाधिकारियों को, जिले के पदाधिकारियों को, जो अधीन से पदाधिकारी हैं, उन तक को सुरक्षा मुहैया करा रही है, सिपाही मुहैया करा रही है। एक जो है ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहती है दबंगई वाली कि वो जब क्षेत्र में जाए तो अपना एक रुआब पैदा करें कि साहब एक शहर का सचिव है उसके पास गनर है, एक जिले का सचिव महासचिव है उसके पास गनर है। तो उस वक्त स्थिति ये बन जाती है वो, और उनकी गाड़ियों में हूटर लगे होते हैं। हूटर सायरन के जगह किन गाड़ियों में होने चाहिए ये सभी जानते हैं। तो वो गाड़ियों के जब बीजेपी का झंडा लगाकर और सिक्योरिटी गार्ड लेकर और बाकायदा हुटर बजाते हुए जब निकलते हैं, कि भय का वातावरण पैदा करते हुए चलते, ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे कोई मंत्री आ गया। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे छुटवैये नेताओं, इस डिवाइडेशन के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? जो अनुसूचित जाति, जनजाति कि जो ये बीच में ये चीजें, ये दरारें, ये गैपिंग आ रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? किसने ये बीज बोया? देखिए, एक तरफ SC ST के कुछ लोग जो अशिक्षित हैं, जिन पर किसी ना किसी की धुरी घूम रही है, किसी न किसी के बहकावे में आकर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र अगर सभी एक हैं तो समधी समधी क्यों नहीं, है ना? अपनी बेटियों का रिश्ता क्यों नहीं करते? मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं, इसका एग्जाम्पल देता हूं। ये कहना अपनी जगह ठीक है कि सब समानता की भावना हो, लेकिन अब जैसे मैं ब्राह्मण कुल में आता हूं तो ब्राह्मण कुल में भी कई डिवाइडेशन है, और हम लोगों में जो शादी संबंध होते हैं, जैसे गौड़ ब्राह्मण है तो गौड़ में, मैथिल है तो मैथिल में, सारस्वत है तो सारस्वतों में, कान्यकुब्ज है तो कान्यकुब्ज में, सनाड है तो सनाड्य में, उत्कल्य है तो उत्कल्य में, या गोस्वामी तो गोस्वामी सभी में होता है, ऐसा सभी में होता है अपने आधार पर। जी है, हम लोग आपस में एक दूसरे के शादियां नहीं करते हैं, है ना? तो जब ब्राह्मणों में अगर डिवाइडेशन, हम लोगों में वर्गीकरण है, अलग अलग वंश बने हुए हैं, तो आपस में हम लोग जब शादी नहीं करते हैं, एक दूसरे की बेटियों को या बेटों को नहीं विवाहते हैं, तो ये अन्य जातियों में शादी विवाह का प्रस्ताव इस प्रकार का देना ये गलत है। अब अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि समानता की बात, जब देश का प्रथम नागरिक दलित हो गया, आपको याद होगा रामनाथ कोविंद जी कोली समाज से आते थे, दलित परिवार से थे। वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं, मुर्मू जी। जी देश के प्रथम नागरिक हैं मुर्मू जी। तो हम लोग, ऐसी बात नहीं है। और फिर आप एक चीज देखिए, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए दलित के, पिछड़ों के, अगड़ों के सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठकर सामंजस्य बिठाते हुए, पहले के दौर अलग थे कि चबूतरे पर नहीं चढ़ने दिया जाता था गांव देहात में, बिल्कुल। लेकिन आज के दौर तो बिल्कुल बदलाव है। हम एक दूसरे की थाली में बैठकर खाना साथ साथ खाते हैं, एक दूसरे गलवैया करते हैं, साथ साथ परिवारों में एक दूसरे के रिश्ते वगैरह होते हैं, शादी विवाह होते हैं, फंक्शन होते हैं पारिवारिक, हम उनमें आते जाते। तो इतनी बेमनस्ता क्यों? ये बेमनस्ता कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और दबंगई से प्रेरित है। ठीक है, इसी बात पर वापस लौटेंगे, अपनी बात को पूरा करिएगा। दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इस मामले को लेकर। प्रमोद जी फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार जी।
जी। अभी मैं आपके चैनल से कुछ बातें सुन रहा था, जब मेरा कांटेक्ट हो रहा था ब्राह्मण जाति के विशेष का। मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ, ये जितना भी आप टीवी में प्रोग्राम देते हैं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बड़े बड़े वो अपने अपने भाषण देते हैं, क्या ये लोग पहल कर रहे हैं ना? ये लोग अपनी मतलब की बात तो सब सुनते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, लेकिन ये लोग पहल करते नहीं है ना। अगर इनको अपना कोई काम करना होता तो तत्काल प्रभाव से लागू कर देते हैं, और नहीं कोई होता वैसे तो उन्हें चलाना होता है, एक चैनल चलाना होता तो उसको बैठा देते हैं, उनके लोगों की राय लेते। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी योगी जी से, आपने जितने भी चैनल चलाया जाए, इलेक्ट्रिकल का चलाया या नगर पालिका का चलाया, किसी का भी चलाया हो, क्या जो इस पे जो आपके वर्कर बैठे हैं कभी इस पे ध्यान देते हैं कि ये लोग कितना कार्य करते हैं, कितना कार्य नहीं करते? अब शादी ब्याह के लिए तो बातें करते हैं। अभी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कोई, कि उनका नाम तो नहीं पता मुझे, कि ब्राह्मण समाज में, मैं भी ब्राह्मण समाज से आता, कि मतलब सारा सब में नहीं आता, उसमें नहीं आता, उसमें नहीं करते, उसमें नहीं करते। ठीक नहीं करते, लेकिन जब सारा सब ब्राह्मण में नहीं करते है तो अन्य जातियों में कैसे करेंगे? पहले तो नेता करें ना। नेता अपने मतलब में नेता बने हुए कहते हैं कि हम समाज सेवी है, पेंशन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, सब कुछ करते हैं, ये अपना कोई बोझ नहीं करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बात साझा करने के लिए। समरजीत जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं अगले दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं समरजीत जी। जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ जी, ये समाज को बांटने का, हेलो जी सुन पा रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए जी। ये समाज को बांटने का ये जो राजनीति लोग बता रहे हैं, इसका बीज तो कांग्रेस ने बोया। सबसे पहले जातिवाद में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सवाल कर सकते हैं। जी, कांग्रेस ने बांटा। ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए पाकिस्तान दे दिया, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन्होंने बांग्लादेश दे दिया, ये लोग अपनी अयासी के लिए 370 दे दिया। इन लोग को शर्म आना चाहिए कि जातिवाद ये लोग फैलाए हैं, आज दूसरे को थोप रहे हैं। जो बीज हम बोए हैं उसी को बाद काटेंगे ना। जो आज जो जातिवाद पेड़ बबूल का, तो फिर ये कहावत भी ऐसी ही है कुछ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। और अगर आपके जहन में दूसरा सवाल भी आता है तो आप साझा कर सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अनिल शर्मा जी। दर्शक का ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि ये बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, बाकी तो आपने सुना ही होगा। हाँ, मैंने बिल्कुल सुना है। ये दर्शक पहले तो ये निर्धारित कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में या तो चैनल पर आकर ठीक है, अगर होते भी हैं तो आप एक दर्शक, एक आम नागरिक के तौर पर इस सवाल का जवाब दीजिए। इसने कोई जहर नहीं बोया है। रही बात बंटवारे की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाकर इतिहास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आरएसएस उसमें दोषी पाई जाएगी। हिंदू महासभा संगठन जो था जिसने हिंदू मुस्लिम का जहर बोया, जबकि कांग्रेस के समय में ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख, ना ईसाई। और रही बात बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े काम करने का काम इंदिरा गांधी ने किया और वो बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बना, ना कि हिंदुस्तान ने दिया। भारत आज भी एकता के सूत्र में है और जातिगत अभी तक का इतिहास उठा लीजिए, कांग्रेस ने जितना भी शासन किया या कांग्रेस ने कहीं जाति धर्म की राजनीति नहीं की, ये केवल भड़काऊ राजनीति करने वाले लोगों के चहेते लोग हैं। ये कांग्रेस को दोषारोपण करते हैं, जबकि जाति और धर्म की राजनीति को सबसे ज्यादा बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं आपको बता दूं, जनसंघ 1977 तक जनसंघ रही और जनसंघ के कार्यकाल में किस प्रकार से जाति धर्म के लोगों में वैश्य वर्ग को ज्यादा तवज्जो दिया और शूद्र वर्ग को ये लोगों ने, जो SC ST में आते हैं, उन लोगों को दुत्कारते रहे। और ये स्थिति रही जब सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा नहीं था। जी नहीं, बिल्कुल ही कांग्रेस के राज में सब बड़ी सामंजस्य थी और सभी लोग एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से रहते थे। इनके शासन में देख लीजिए किस प्रकार दंगे होते हैं। ठीक है, बीजेपी के आने के बाद ये जो चीजें हैं कुछ ज्यादा हो गई, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। देखिए 1977 के बाद जी, हाँ मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी वो जनसंघ का विलय होता है, जनता पार्टी बनती है केवल सत्ता हासिल करने के लिए। मौके के तलाश में थे ये लोग,
जैसे ही इमरजेंसी लागू की थी हमारे मरहूम नेता इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद ये 1977 में सारे लोग मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, जनता पार्टी, जिसमें जनसंख्या विलय करते हैं। और जनसंख्या विलय करने के बाद ये जनता पार्टी बनती है। इसमें कई सारे संगठन होते हैं और उस कंडीशन में जनता पार्टी 1980 तक चली। 80 में जो सरकार इन लोगों ने बनाई उसी में विद्रोह करके ठीक है, इतिहास में न जाकर मुझे लगता है प्रेजेंट में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा बीत जाएगा। वही बात कहना चाहता हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ। ये लोग फिर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के नेतृत्व में एक गुट ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, जो समाजवाद और गांधीवाद पर निर्धारित पार्टी थी। तो उसके बाद ये कहाँ उनका गांधीवाद और समाजवाद रह गया? ये तो बिल्कुल डिवाइड एंड रूल वाली अंग्रेजों वाली पॉलिसी पर आ गए और धीरे धीरे करके कभी जाति में कभी धर्म और बांटने का काम नहीं रहा कि वो अंग्रेज किसके पूर्वज थे? ये जातिवाद की जो खाई है ये किसके द्वारा बोई गई? ये बीज किसके द्वारा बोया गया? राम गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं, दर्शकों की राय भी आपने सुनी, जो सवाल उठाए गए दर्शकों की तरफ से। साथ ही अनिल शर्मा जी को आप सुन पा रहे हैं बखूबी। तो आपसे जानना चाहते हैं कि राजनीतिक दलों को जिम्मेदार आप भी मान रहे हैं कि ये जो जातिवादी जो बैर है, इस खाई को राजनीतिक दलों ने बढ़ाया है और उन्हीं की देन है ये। तो इसके लिए किस राजनीतिक पार्टी को जिम्मेदार माना जाए? इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार अगर माना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को माना जाएगा, क्योंकि इनके पास में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। इन्होंने कोई विकास नहीं कराया। शिक्षा के क्षेत्र में जीरो है। हमारे युवा सभी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इनसे कोई सवाल ना पूछे, इनसे कोई इनकी सरकार में विकास का हिसाब ना मांगे तो ये जाति दंगा कराते हैं सबसे ज्यादा, और जाति और धर्म के नाम पर ये बांट करके राजनीति करते हैं। इनसे बड़ा कोई भी जातिवादी नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे होगी? अनम्यूट कर लीजिएगा राम गोपाल जी। जितने भी आप कांड देखेंगे, माँ बहनें सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। जितने कांड भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं भी आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुए। और तो ये जातिवाद के आधार पर बांट करके अपने कर्मों को छिपाना चाहते हैं कि इन्होंने ना तो कोई विकास किया है। अभी एक दर्शक कुछ देर पहले जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये अगली जाति, पिछड़ी जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, ये किसने इसको बनाया? साथ ही बीजेपी जो है वो तो चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र यही तो चिल्लाते भारतीय जनता पार्टी वाले, और कौन चिल्लाता है? केवल भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर इसको विकास का हिसाब ना देना पड़े। ये जो युवाओं को बेरोजगारी में इसने जो धकेल दिया है, महंगाई में धकेल दिया है, उसका हिसाब न देना पड़े, इसी के लिए इन्होंने हिंदूवाद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम किया है। और ये कोई काम नहीं करते। इसके जो सबसे बड़ा दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, ये क्राइटेरिया भी तो निर्धारित करना होगा ना। हिंदू राष्ट्र में तो सभी आते हैं भाई, जो इस देश में रहता है वो हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा कि यहाँ का सदस्य आते हैं। आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से बदायूं का ये मामला सामने आया, जहां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले गुड्डू की जमानत होती है और 12 से 15 भीम आर्मी के जो समर्थक होते हैं वो हुड़दंग करते हुए निकलते हैं, जातिगत टिप्पणी करते हैं, एक महिला के साथ अभद्रता भी करते हैं, गोलियां चल जाती हैं और एक महिला घायल भी हो जाती है। तो ये जातीय विसंगति क्यों, क्या वजह? अनम्यूट करिए। देखिए, आपकी बात सही है। इस समय राजनीतिक पार्टियों के पास क्या है कि मुद्दे तो है नहीं। सारी राजनीतिक पार्टियों के पास मुद्रा है और कोई जो भी अपने घोषणा पत्र थे, उन घोषणा पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करना नहीं चाहता। आज जो स्थितियां केवल यहाँ नहीं है, अगर इस घटना को सही तरीके से, जो घटना उत्तराखंड में वहाँ के महक सिंह ने जो घटना जिस तरीके से समाज को गालियां दी थी, इसके बाद सहारनपुर की घटना, इसके बाद आपने देखा अभी चल रहा है एक जाति संघर्ष चल रहा है कैथल का,
महापुरुषों के नाम पर राजनीतिक सियासत हो रही है। अरे महापुरुषों को जाति संकीर्णताओं में घेरने का काम क्यों हो रहा है? कभी हमारी रामायण के नाम पर, कभी हमारे हनुमान चालीसा के नाम पर, कभी हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के नाम पर। कुल मिलाकर के जाति झगड़ा लगा करके समाज में वैमनस्यता बनाने का जो प्लान है वो सभी राजनीतिक पार्टियां वोट के मोह पास में फंसी हुई। और ये इसलिए जानती हैं कि आपने देखा, जो आपने बदायूं की चर्चा की, उसमें केवल क्षत्रियों की और ठाकुरों की बात नहीं है, वहां ब्राह्मणों और वैश्यों को भी घेरने का काम हुआ है। ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुसंख्यक समाज है, और जो अगला समाज है, इन सब की कोई राजनीतिक दल बात कर ही नहीं रहा है। वो समझता है ये वोट बैंक थिकवेंट है, ये जहां हम ले जाएंगे वहीं चला जाएगा। और यही भी बात सच है, आज 1%, 2% और 4% वाले अपने हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि 37.36% और सारे 38 जो सहयोगी दल हैं मिलाकर के 41% में आज 353 जो सांसद हैं, उनमें 199.9% जो मत है माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी को, वो समाज के सारे वर्गों का मिला है। ये बात ठीक है कि छत्री जो है वो राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है, इसलिए जाति संकीर्णताओं में देश की राजनीति को धकेला जाना ये बहुत, मैं समझ रहा हूँ, बहुत गंदा है। और इसमें जो भी दोषी हो उन सारे दोषियों को पहचाना जाए। और बहुत शीघ्र, कल चूंकि मेरी लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक है सरोजनी नगर में, इसके बाद यहाँ हमारे तमाम डेलीगेशन आ रहे हैं। मैंने यहाँ के तमाम सूचना तंत्र को दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र प्रेषित कर दिया है कि हमारा 5 सदस्यीय डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता है। इस तरीके की जाति धर्म मजहब के नाम पर समाज को बांटने और छाटने का काम लगातार हो रहा है। ये डिवाइडेशन रूट पॉलिसी जो की जा रही है, जो बांटने का काम किया जा रहा है, इसका जनक राजनीतिक दल हैं और इसमें भी ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा राजनीतिक दल है जो ऐसे जातीय विभाजन को या समाज को विभाजित करने का काम कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में 2009 से लेकर के 2011 तक तमाम छोटे छोटे जो आज राजनीतिक दल अपने आप को कहते हैं कि मैं राजनीतिक दल हूँ, आखिरकार ये सब हैं तो सब राजनीतिक जो भी दल हैं ये जाति प्रेरित दल हैं। आज जितनी भी आर्मी है वो कहीं ना कहीं जाति प्रेरित है। अगर इनमें जो है इनका संचालन किस तरीके से होगा, हमने तो इनको एक तरीके से कहिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो राजनीतिक 2 दल हैं उनको पोषित करने का काम तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक में हुआ। माननीय हरवंश सिंह जी उसके राष्ट्रीय संरक्षक थे। 14 दल, चाहे जनवादी हो, चाहे वंचित जमात पार्टी हो, चाहे समानता दल हो, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, जितने भी दल हैं हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन ये मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति उन्माद ज्यादा है और जाति उन्माद में कोई मुद्दे नहीं है। कभी कोई फूलन देवी के नाम पर अपना विषय ले आएगा। समाज को भटकाने का काम जो हो रहा है, जहां बात होना चाहिए जनसंख्या के अनुपात में रोजगार की, जहां बात होनी चाहिए हमारे संस्कारों की, जहां बात होना चाहिए कि जितने भी हमारे वो गलत इंस्टीट्यूशन है उनकी जगह गुरुकुल का स्थापना होना चाहिए, जहां शास्त्र का ज्ञान आदमी को प्राप्त हो। इस तरीके से क्योंकि हमारा लेकिन क्या लगता है ये पॉसिबल है? क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? जो पूर्व में गुरुकुल की शिक्षा लोग ग्रहण करते थे, एक आदर्श, एक संस्कार वो अलग होते थे, वो आज पॉसिबल है आधुनिक युग में? देखिए मैडम, ये बात सच है कि आज बुरी तरीके से सारे लोग टिकट कटने के चक्कर में बिल्कुल चुप हैं और वोट तो उन्हें चाहिए, बोलना कोई नहीं चाहता जी, कोई है नहीं। और जिस तरीके का जनमानस में जाति उन्माद फैलाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ आज इतिहास को लेकर के जो लोग इतिहास चुरा करके आज समाज के महापुरुषों को घेरने का काम कर रहे हैं, वो किसी भी मंच पर आकर के हमसे डिबेट कर लें। अरे भाई, प्रत्याहार वंश में आप वहां कह रहे नहीं, साहब वहां कहने लगे वो यादव वंश में थे। अरे सभी जानते हैं आला उदल बनाफर छत्री थे। तो ये सब क्या हो रहा है? कहीं आप पृथ्वीराज चौहान को गुजर कहने लगेंगे, कभी आप कहने लगेंगे कि नहीं ये हमारी जो धार्मिक रामायण है इसमें ये चौपाई गलत है, आपको 500 साल बाद याद आ रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि धर्मयोगी धर्म का काम करें, कर्मयोगी कर्म का काम करें और समाज में, राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों। लेकिन अब तो माहौल ऐसा हो गया है, राजनीतिक दलों ने बनाया है या राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि धर्म के बिना राजनीति संभव ही नहीं है, जबकि धर्म की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं होती। हमारे साथ अनिल शर्मा भी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, अब सवाल ये उठता है कि आखिर फिर
हम कैसे होंगे एक? जो ये कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो भाई एक समानता, एक रूपता कैसे नजर आएगी जब ये सोनी जी, भिन्नता? आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्या बिना समाज और राजनीति के तो जाति के राजनीति नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। क्या इससे पहले हुई नहीं है? आप जाति धर्म में ना बांटकर मानवता के नाते सब लोगों को अपना अपना गले लगाने का काम अगर सारी राजनीतिक पार्टियां करें, योग्यता के आधार पर उनको नौकरी की बात करें, उनकी मूलभूत समस्याओं पर बात करें, तो निश्चित समझ लीजिए एक बहुत अच्छा परिदृश्य राजनीति का आ जाएगा। मैं एक बहुत अलग बात हूं कि राजनीति में होता क्या है कि हमने अगर सांसद का चुनाव लड़ना, आज विधायक और पार्षद का चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात हो गई है। आज पार्षद 5 लाख से 15-20 लाख रुपए खर्च करता है, तब जाकर कहीं वो पार्षद बनता है। व्यवस्था मैं किस समाज का है? बोले साहब ये सब बनिया है, तो अगर बनिया में भी अग्रवाल है कि माथुर बैस है या खंडेलवाल है, इस प्रकार से डिवाइडेशन है। बोले कि इसके वोट इतने हमें जाने, इतने इसको जाने हैं। ठाकुर है तो ठाकुर में परमारों के वोट अलग है, भदौरिया के वोट अलग है, सिकरवार के वोट अलग है। तो अभी हमारा, मैं आपको बताऊं, केवल सिकरवार हमारे खड़े हुए थे कांग्रेस के, तो परमारों के वोट बीजेपी को चले गए, लिहाजा वो चुनाव हार गए। तो ये सारी जो वैमनस्यता है, हम आपस में जो अगर सामंजस्य बिठाएं, सबसे पहले एक प्रेम का संदेश जाना चाहिए कि सारी राजनीतिक दलों पर जो निर्वाचक आयोग से रजिस्टर्ड हैं, वहां से एक अंकुश लगे कि आपने अगर कभी भी जाति और धर्म की राजनीति अगर की, धार्मिक उन्माद अगर फैलाने का प्रयास किया, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो अगर ऐसी व्यवस्था लागू वहां से कर दी जाती है, तो निश्चित समझ लीजिए जाति धर्म की लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में पहले क्या लोग आपस में प्रेम से नहीं रहते थे? मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं। हम लोग ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोग हैं। गांव के अंदर, शहर में तो सभी जाति वगैरह आपस में कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसी को किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता। राघवेंद्र जी, मैं अगर गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। नहीं, ठीक बात है, आप सही बोल रहे हैं। गांव के अंदर हम लोगों में जो प्रेम होता था, अगर ठाकुर की बेटी है या वाल्मीकि की बेटी है या कोली की बेटी है या कुम्हार की बेटी है, दामाद किसी का भी आ जाए, बिल्कुल सही बात, उसको हम लोग अपने परिवार गांव के नाते से उसको जीजा या दामाद कहकर या फूफा कहकर उसको मजाक बनाते थे, उसका आदर सम्मान देते थे और हंसी ठठोली भी करते थे। तो ये स्थिति हम लोगों के परिवारों में रही है। आज किसी परिवार की अगर बेटी की शादी है तो पूरा, अब होगी क्या ऐसा? अब होगा ऐसा? पॉसिबल है? गुंजाइश बची है? व्यवस्था मैं बताऊं, गुंजाइश आज भी है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक रोटियां सेकने वाले भड़काऊ राजनीति करना बंद करें। और ये भड़काऊ राजनीति करना जब बंद कर देंगे तो निस्संदेह ये समझ लिए देश में वही प्रेम फिर से जाग उठेगा। क्या मैंने अपने परिवार में, देखिए बहुत अलग बात और बता दूं, मुस्लिम परिवारों में ये कहा जाता है कि मुस्लिम परिवार किसी के पैर नहीं छूते, उनके धर्म में है। लेकिन मैंने अपने छोटे से जीवन में मेरी दादी का मायका ताजमहल के पास है, और मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने मुस्लिम परिवारों में उन मुस्लिम परिवारों की बहुओं को अपनी दादी के पैर छूते हुए देखा। ये प्रेम मैंने देखा है अपने जीवन में, ये कटु सत्य है। ऐसा भाईचारा देखने को अक्सर मिलता है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। लेकिन ये किन लोगों के द्वारा इस तरीके से जाति वर्ग विशेष को, जातिवाद को एक देखा जाए तो एक समाज में जो बिखराव की स्थिति पैदा की जा रही है, और इस पर अंकुश कैसे लगेगा? कानून व्यवस्था इसके लिए कितनी जिम्मेदार है? ये भी एक पहलू, एक बिंदु यहाँ पर नजर आता है। हमारे साथ लगातार रामगोपाल नेता भी जुड़े हुए हैं आजाद समाज पार्टी से, उनका रुख करेंगे। रामगोपाल जी, क्या मानवता अब बची है? क्या वाकई समाज में जिस तरीके से बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है, इसमें अंकुश लग पाएगा? और कानून व्यवस्था को इसके लिए कितना जिम्मेदार माना जाए? रामगोपाल जी। जी, मैं सुन नहीं पाया। क्या मानवता बची है? जिस तरीके से समाज अब जातिवाद के आधार पर बिखराव की स्थिति में पहुंच चुका है, तो अब कानून व्यवस्था को इसके लिए कितना जिम्मेदार माना जाए? सत्ता पूरी बची हुई है। जो राजनीति में
सर्वोच्च पर बैठे हुए हैं, उनको सभी मानव को मानव मानव समान देखना होगा। अभी आपने देखा जंतर मंतर पे जो पहलवान बेटियां जिनके साथ में जो कुछ हुआ, आपको पता है, उनको न्याय नहीं मिला। अगर ये न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अपनी बहनों के लिए उनके भाई खड़े होंगे, जो अगर वो दलित समाज से हैं तो उनके भाई दलित लोग खड़े होंगे, वो जाट समाज से थी तो उनके भाई दलित भाई खड़े हुए थे, और किसी समाज से थे वो जो खड़े होंगे तो उनको न्याय दिलाने के लिए वो खड़े होंगे। जब तक ऊपर से एक समान न्याय नहीं होगा तब तक ये जाति भावना चलती रहेगी। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें हर इंसान को इंसान समझना है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। अगर किसी को न्याय उसको मिलना है तो उसको समान न्याय मिलना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक बात। अगर फॉर एग्जांपल अगर महिला सुरक्षा का जिक्र करें, यहाँ पर जिस तरीके से हर रोज एक घटना सामने आती है, राघवेंद्र जी आपका रुख करेंगे, तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मसले, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये ऐसे मसले होते हैं जहाँ पर जाति धर्म से परे हैं ये चीजें, और एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष को गंभीरता बरतनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके समाज में एक बिखराव की स्थिति देखने को मिलती है, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। बिल्कुल आपकी बात सही है। और जिस तरीके से आपने देखा अभी नगर निगम के चुनाव हुए, आपने उसमें देखा कि बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत करके आए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। विपक्ष को भी अपना जो धर्म निभाना चाहिए, जैसे मणिपुर में आज बिल्कुल जो सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं, आज आप देख रहे हैं जिस तरीके की घटनाएं हुई, उसको की जो मैताई समाज है भले वहां 53% हो और 30% कोकी समाज और चिन्ह समाज, इसके अलावा भी वहां सिख हैं, कुछ अदर समाज के वर्ग के लोग भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये चर्चा सदन में हो, और जो सदन बना ही इसीलिए है, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए ही सदन बना हुआ है। हम जब 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो तब यही नारा भी था कि भ्रष्टाचार और महंगाई पर वार, अब की बार मोदी सरकार। वो नारे बदल गए, स्लोगन बदल गए, कुछ चीजें ठीक है, उन्होंने जो कुछ निर्णय लिए ठोस लिए। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जिस तरीके से जातिवाद हावी था और गुंडा गर्दी चल रही थी, ये अंडरवर्ल्ड माफियाओं के नेता रबड़ी चाट रहे थे। और आपने देखा जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का जो अभी आपने देखा मामला सहारनपुर के बाद बदायूं का हुआ है, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लें। और जो हमारे जितने भी पैनल में लोग हैं उनकी बात बहुत अच्छी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, पता नहीं ये बनाया गया था गाना, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, इस तरीके के गाने बनते थे। और आज पिक्चरें जो बन रही हैं उनमें कहीं ठाकुरों को विलन दिखा देंगे, कहीं ब्राह्मणों को ऐसा दिखा देंगे, कहीं राम और परशुराम के नाम पर एक दूसरे में झगड़ा लगा देंगे। ये सब झगड़े बंद होना चाहिए। महापुरुष किसी भी जाति धर्म से उनको नहीं जोड़ा जा सकता। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, उनको किसी जाति धर्म मजहब से मत जोड़िए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सब गाने थे। लेकिन समाज में एक जो विचारधारा लगातार सामने आ रही है जातिगत डिवाइडेशन को लेकर, कि हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, या ये कहा जाए हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, तो इस तरीके की विचारधारा, ये मतभेद नहीं होने चाहिए अगर ये कहा जाता है दूसरी तरफ कि हम सब एक हैं। निर्वाचन को ये संज्ञान लेना चाहिए। जैसे आज समानता के अधिकार की बात हो रही है, 1961 में गोवा एक ऐसा राज्य है भारत में ही है कि वो वहां पर समानता के अधिकार का सबसे पहले पालन हुआ। और 25 धारा में ये दिया गया है कि जाति लिंग भेद जो भी है, इन सब चीजों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान भी इसको, चलिए, भेदभाव को दूर करने में आप लोगों की भी एक अहम भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष में होने के नाते विपक्ष की भी एक अपनी अहम भूमिका है, और साथ ही सत्ता पक्ष को भी इसमें गंभीरता बरतनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, एटा से बड़ी खबर मिल रही है। 2 बेटियों समेत एक मां ने आत्मदाह किया है। एटा से बड़ी खबर, आत्मदाह के पीछे प्रेम प्रसंग कारण बताया जा रहा है। वजह जो निकलकर सामने आई है, 3 दिन पूर्व बेटी संग प्रेमी ने फांसी लगाई थी।
और 3 दिन बाद युवती ने मां और बहन संग जान दे दी। तो 2 बेटियों समेत एक मां ने आत्महत्या कर ली। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला एटा से सामने आ रहा है। 3 दिन बाद युवती ने मां और बहन संग जान दे दी। तो पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। गांव मेलगढ़ी में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई। 2 बेटियों समेत मां ने आत्मदाह किया। एटा से बड़ी खबर। आत्मदाह के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। 3 दिन पहले बेटी संग प्रेमी ने फांसी लगाई थी और इसके बाद 2 बेटियों समेत मां ने भी आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं। इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। गांव मेलगढ़ी में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आ रही है, जहां 2 बेटियों समेत एक मां ने आत्मदाह कर लिया। इसी के साथ जनहित में फिलहाल